हेलो भाई लोग, दोस्तों कैसे हो आप सभी। अच्छा, आज तारीख हो गई है 9 दिसंबर 2020, दिन बुधवार। और आइए बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की 50 बड़ी सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे कुछ नए नियम भी हैं, आरक्षण वगैरह को लेकर भी अपडेट हैं। और इसके अलावा आखिर दोस्तों किस बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया, किस बैंक का इसके ऊपर शिकंजा कसा, देखिए जरा। अगर आपका भी इस बैंक में खाता तो क्या अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स भी जानेंगे। और आपको बताऊंगा कल किसान आंदोलन के चलते भारत बंद था, और ऐसे में क्या आज भी भारत बंद रहने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट्स चल रहे हैं वो भी जानेंगे। अगर आपके घर में कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह है तो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो एक अच्छी खबर है दोस्तों, आपको बताओगे हमारे देश में भारत में सबसे पहले 4G किसने लाया, रिलायंस जियो ने, राइट। और ऐसे में अब रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी जी ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अगले साल मध्य तक 5G सेवाएं शुरू करने का विश्वास उन्होंने जताया। यानी कि साल 2021 के बीच तक, मई, जून, जुलाई तक आपको 5G भी देखने को मिल सकता है जियो की तरफ से। जी हाँ, खबर है दोस्तों कि जियो अगले साल लॉन्च करेगा 5G। ये ऐलान किया दोस्तों मुकेश अंबानी जी ने भारत के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट IMC के दौरान, यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस समिट के दौरान ये ऐलान किया गया है। इस इवेंट में मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। 30 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और 210 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर भी शामिल हुए। और दोस्तों इसी दौरान मुकेश अंबानी जी, रिलायंस जियो के मालिक, ने ऐलान किया कि अगले साल मध्य तक 5G आने की भी संभावना है, विश्वास बन रहा है ऐसा। और वाकई में दोस्तों अगर 5G आ गया ना तो हमारा इंटरनेट चलाने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका और हमारा। वीडियोस देखना बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाएगा और बहुत ही अनबिलीवेबल गजब की इंटरनेट स्पीड मिलेगी, है ना। देखते हैं आखिर कब तक हमें 5G देखने को मिलता है। और बाकी चलिए अगले अपडेट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर FM निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि कोरोना संकट के बीच प्रोत्साहन खर्च में कटौती नहीं की जाएगी, अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया दोस्तों कि कोरोना संकट के कारण बने मौजूदा माहौल को देखते हुए खर्च में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के बीच बढ़ते राजकोषीय घाटे के बाद भी खर्च जारी रखेगी। सरकार देश की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए खर्च में बढ़ोतरी कर सकती है और इसके लिए बजट घाटे में बढ़ोतरी की चिंता भी नहीं की जाएगी। तो ये भी वाकई में राहत की बात है। और अगला अपडेट देखिए, रेलवे की तरफ से खबर है दोस्तों, इंडियन रेलवे ने बदल दिया ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका, करोड़ों यात्रियों को इसका फायदा होगा। आखिर रेलवे का नया नियम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब से यात्रियों को टिकट बुकिंग कराते समय अपना मोबाइल नंबर को ही रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कराना होगा। और इस बारे में दोस्तों रेलवे की तरफ से बयान जारी करके जानकारी भी दी गई है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रेल यात्री अपना टिकट दूसरे लोगों के अकाउंट से लेते हैं, तो ऐसे में उनका कॉन्टैक्ट नंबर PRS सिस्टम में दर्ज नहीं होता। तो ऐसे में अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आपका टिकट बुकिंग वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके अपनी ट्रेन की टाइमिंग का रियल टाइम स्टेटस वगैरह जानना चाहते हैं ना तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी जान सकते हैं। हाल ही में रेलवे ने ये नई सुविधा भी शुरू की थी। इसके लिए रेलवे का व्हाट्सएप नंबर है 9881193322। इस नंबर को आपको आपके फोन में सेव करना है और आप इस नंबर के व्हाट्सएप पर आपको PNR नंबर सेंड करना और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये रेलवे को लेकर अपडेट है। अगली खबर देखिए, ESIC लाभार्थियों का अब निजी अस्पताल में भी हो सकता है इलाज, इसको लेकर अनुमति मिल चुकी है। जी हाँ, खास करके ESIC के जितने भी लाभार्थी है ना उनके लिए खुशखबरी है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा पाओगे आप, तो भी आपको बीमा की राशि मिल जाएगी। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है ना, अगर आप भी दोस्तों चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, किसी भी तरह का है, अगर आपने ESIC से बीमा वगैरह ले रखा ना तो आपके लिए अच्छी राहत की खबर है। क्योंकि ESIC ने घोषणा कर दी है कि आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में किसी भी नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भी अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं लेते हो ना तो भी आपको ESIC की सारी सुविधाएं मिलेगी। इस योजना के दायरे में मतलब माना जाएगा इसको भी। तो ये वाकई में ESIC की तरफ से अच्छा अपडेट है। और चलिए अगली खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर है। जनवरी मार्च 2021 में कंपनियां करेगी जमकर नियुक्तियां। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि दुनिया भर में जो ये महामारी आई कोरोना की और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह जो लगे हमारे देश में भी, उसके बाद काफी लोगों की जॉब चली गई, राइट। यानी कि बेरोजगारी बढ़ी है। अब ऐसे में एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अगले साल जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में कंपनियां जो है ना वो जमकर नियुक्तियां करेगी, यानी कि हायर करेगी लोगों को। और देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार के आंकड़ों में लगातार धीरे धीरे सुधार हो रहा। तो जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा वैसे वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ये डेटा निकल कर आ रहा। तो अच्छी बात है, अगले साल तक बेरोजगारी कुछ कम होगी तो। और चलिए अगला अपडेट देखिए, अगले साल अप्रैल से बदल जाएगा आपकी सैलरी से जुड़ा ये नियम, करोड़ों कर्मचारियों पर होगा असर। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है कि अप्रैल महीने से ही कर्मचारियों की सैलरी, PF और ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा। केंद्र सरकार नए कंपनसेशन नियमों को लागू करने का प्लान बना रही है और इसकी वजह से कंपनियों की बैलेंस शीट में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इन नए नियमों की वजह से कर्मचारियों की सैलरी स्लिप, प्रोविडेंट फंड यानी कि
पीएफ, ग्रेच्युटी, हाथ में आने वाली सैलरी तक में भी बदलाव होगा। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है सरकार की तरफ से। आपको बता दूं ये नियम पिछले साल संसद से पारित हुए वेज कोड का एक हिस्सा है। अगले फाइनेंशियल ईयर से वेतनमान की नई परिभाषा शुरू होने वाली है और इन नियमों में अलाउंस की लिमिट तय है। ये कुल सैलरी का 50% से ज्यादा नहीं होगा। दरअसल अब बात कुछ यूं है कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इन नियमों के बाद कंपनी के ज्यादातर पे स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारी और कंपनी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच पीएफ कंट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी होगी और पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ने से कई सारे एग्जीक्यूटिव के हाथ में आने वाली सैलरी भले ही घट सकती है, लेकिन एटलीस्ट इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे हो ना? अगर आप भी आपकी नौकरी की सैलरी से पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह कटाते हो ना, तो फिर आपको इनका बेनिफिट्स पूरा मिलेगा। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। इसके अलावा पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से ग्रेच्युटी के ज्यादा भुगतान से कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ अपडेट चल रहे हैं, देखते हैं इसको लेकर प्रॉपर सरकार की गाइडलाइंस जब भी आएगी ना दोस्तों, तो फिर मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि आखिर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए क्या क्या अच्छा अपडेट है, खुशखबरियां वगैरह जो कुछ भी है ना। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम की खबर आप मिस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आप डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के विजिट करके देखिए ना, हर एक खबर और अपडेट काम का जो वीडियो होता है वही मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताता हूँ और वही पोस्ट करता हूँ। तो आपको रोजाना काम की ही खबरें मिलती हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही देना, ठीक है ना। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। मैं आपको लाइक शेयर के नहीं बोल रहा हूँ, लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो ये लाइक करो। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो, समझ रहे हो ना। अगर आपका दिल खुश है, आपको लगता है कि वाकई में मैंने मेहनत की, आपके लिए कंटेंट लाया अच्छा, तो आप लाइक कर सकते हो और बाकी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप काम की खबरों को मिस नहीं कर पाओगे। ओके ना। अब ज्यादा हो गया, आप बोलोगे ज्यादा टाइम डिले हो रहा है, तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले अपडेट में, जहाँ देखिए दोस्तों भारत के आयुर्वेद को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। देखिए जरा, पशु चिकित्सा विज्ञान ने भी माना आयुर्वेद का लोहा, वेटरनरी विश्वविद्यालय बनाएगा आयुर्वेदिक दवाएं। जी हाँ, आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धति ने भी दोस्तों आयुर्वेदिक दवाओं का लोहा माना है। इनसे मवेशियों की गंभीर बीमारियों के इलाज में सफलता के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान जो है ना, वो विश्वविद्यालय ने खुद आयुर्वेदिक दवाएं बनाने का फैसला किया। मतलब हमारा जो दोस्तों आयुर्वेदिक है ना, आजकल की जो एलोपैथिक दवाइयां आती है इनसे तो काफी ज्यादा बेटर है। बस फर्क सिर्फ इतना कि आजकल हम एलोपैथी दवाइयों पर ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि ये क्विक रेस्पॉन्स करते हैं और आयुर्वेद थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स करता है। अदरवाइज आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आपको पता होगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चलिए बात करें अगली खबर में, तो देखिए जरा, पोल्ट्री फार्म मालिकों के ऐलान से आधे रेट पर आ गई मुर्गियां, और जब मुर्गियां सस्ती हुई तो अंडे भी सस्ते हो गए। दरअसल पोल्ट्री फार्म मालिक भी किसान है, ठीक है ना, और हम अंडा उत्पादन करते हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे अंडे का तो एमएसपी भी निर्धारित नहीं है, हमारे पोल्ट्री के लिए बिजली भी कॉमर्शियल रेट पर मिलती है, फिर भी हम इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं। तो क्या हुआ, जो हम कुछ दिन तक बाजार में अंडा नहीं बेचेंगे, साथ ही एक आम आदमी की हैसियत से भी हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये कहना है पोल्ट्री फार्म हाउस के मालिक और यूपी पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के अध्यक्ष नवाब अली का। तो यही कुछ मसले की वजह से मुर्गियां सस्ती हुई, अंडे सस्ते हुए हैं। खैर आम आदमी को तो फायदा ही है। अगली खबर देखिए, बड़ी खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्ति में नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ। देखिए जरा, यहाँ पर एक हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। मध्य प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अपने एक जवाब में यह बात कही है। पत्र में कहा गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि शासकीय अधिवक्ता का पद कोई लोक पद नहीं है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। आरक्षण की मांग की थी तो हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आरक्षण नहीं मिल सकता है इस पोस्ट को, है ना। अच्छा, अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, देखिए जरा, कि आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आखिर बैंक के डिपोजिटर्स का अब क्या होगा और कितना पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कौन से बैंक पर बैन लगाया गया आरबीआई की तरफ से। तो बात है महाराष्ट्र के कराड़ में संकटग्रस्त एक बैंक है जिसका नाम है कराड़ जनता सहकारी बैंक, ठीक है ना। इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया सेंट्रल बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के चलते और बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्य की कमजोरियों को देखते हुए ये फैसला लिया। आपको बता दूं, पहले से नवंबर 2017 से कराड़ जनता सहकारी बैंक जो है ना, इस पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां भी लगा रखी थी और आखिरकार अब फाइनली ये बैंक पूरी तरह से डूब चुका और इस बैंक का लाइसेंस भी भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया। आरबीआई के मुताबिक सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं होती ना, तो फिर कराड़ बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा था, इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपोजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा और इसकी वजह से उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हालांकि साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ कर दिया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। अब देखते हैं आरबीआई की तरफ से इस बैंक को लेकर और क्या गाइडलाइंस अपडेट वगैरह आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए स्थगित कर दी ब्याज पर ब्याज माफी वाली याचिकाकर्ताओं की जो सुनवाई थी उसको। दरअसल कल ही कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के ऊपर सुनवाई होनी थी तो उसको आज पर टाल दिया। यानी कि अब देखते हैं 9 दिसंबर को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। बैंक मोरेटोरियम लोन वगैरह का जो मसला था ना लॉकडाउन के दौरान, जो लोन वगैरह में छूट मिलने
की थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी भी मैटर चल रहा। देखते हैं आज और सुनवाई होती है, आज की सुनवाई भी टाल दी जाती है, अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर है, फूड प्राइस इंडेक्स में आई तेजी, पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा। आखिर कैसा है चीनी, पनीर और मीट का भाव? दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संस्करण ने फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर महीने में फूड प्राइस इंडेक्स 105 था, वहीं अक्टूबर महीने की तुलना में इसमें करीब 3.9% का उछाल देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूटा है कई सारी चीजों में। शुगर और डेयरी के प्रोडक्ट में भी इजाफा देखने को मिला, मीट में भी उछाल आया और चीनी के रेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, कल ही मैंने आपको इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो भी बताया था। चलिए बात करें अगली खबर में, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट ने बनाया रिकॉर्ड, राजनीति में सबसे ज्यादा किया गया रीट्वीट। जी हां, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद के साथ ही दीप जलाने का अनुरोध करने वाला किया गया ट्वीट जो है ना, वो दोस्तों ट्विटर पर जमकर रीट्वीट वगैरह किया गया। ये ट्वीट राजनीति में सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट बन गया। ट्विटर ने खुद ऑफिशियली कल ही इस बात की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने नागरिकों से जो 9 मिनट के लिए सभी लाइट बंद करने और 5 अप्रैल को लैंप या टॉर्च वगैरह या मोमबत्ती वगैरह जो जलाने का ऐलान किया था ना, उसी ट्वीट को लेकर ट्विटर की तरफ से ऐलान किया गया। तो मतलब अच्छी बात है दोस्तों कि भारत के पीएम का ट्वीट जो है वो दुनिया में मोस्ट पॉलिटिकल रीट्वीट बन चुका है, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, अमेज़न कंपनी जो है ना वो एक सेल लेकर आ रही है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस डे सेल करके, जिसमें आपको शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे। छोटे कारोबारियों को भी इसमें फायदा होगा। 12 दिसंबर को ये खास सेल ऑफर आ रहा है जिसमें 10% तक कैशबैक के अलावा कई सारी छूट सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप भी अगर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कुछ भी है आप खरीद सकते हैं इस ऑफर में। ओके, अगली खबर देखिए, हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ा झटका है, DIAL पैसेंजर्स पर लगाएगा नए चार्ज, सफर महंगा होगा। दरअसल कोरोना संकट के बीच ज्यादातर सेक्टर्स आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, राइट, और ऐसे में नकदी संकट और घाटे से उबरने के लिए हर सेक्टर कुछ कदम उठा रहा है। इसी क्रम में दोस्तों एविएशन सेक्टर में भी ऐसे कदम उठाए जाने की योजना है और हवाई यात्रियों के लिए ये योजना महंगी साबित हो सकती है। दरअसल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल जो है ना, DIAL, उसने अब हवाई यात्रियों पर नया चार्ज लगाने का फैसला किया। इससे देश की राजधानी से हवाई सफर करना महंगा हो जाएगा। डायल का कहना है कि कोरोना संकट के कारण ऑपरेशंस बंद रहने से कमाई में आई गिरावट की भरपाई करने की योजना भी बनाई जा रही है। कहने का मतलब डायल ने दिल्ली से उड़ान भरने वाले हर डोमेस्टिक पैसेंजर से 200 रुपए और इंटरनेशनल पैसेंजर से 300 रुपए चार्ज लगाने की योजना बनाई है। कुछ प्लानिंग चल रही है। चलिए बात करें अगली खबर में, तो दोस्तों मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। वेदर न्यूज अलर्ट के तहत खबर देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर आज बारिश की संभावना भी है। दरअसल पाकिस्तान के पास बने ट्रफ के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और बरसात भी हो रही है और उधर राजस्थान पर एक चक्रवात और विदर्भ के पास प्रति चक्रवात बनने के कारण हवाओं का रुख भी बार बार बदल रहा है। इससे मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसके आसपास के इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है। अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12-13 दिसंबर को राजधानी सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बरसात की भी संभावना, यानी कि मध्य प्रदेश में 12-13 तारीख को बरसात हो सकती है। और बाकी अगले 24 से 48 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, आज 9 दिसंबर का संपूर्ण भारत का तो मौसम अपडेट है स्काईमेट वेदर के अकॉर्डिंग दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर व्यापक वर्षा और हिमपात का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कई स्थानों पर बारिश, जबकि ऊंचाई वाले अधिकांश भागों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सों और तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के भागों में बारिश हो सकती है और दक्षिण कोंकण, गोवा में भी मौसम बदलेगा। हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और वैसे बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर तो खबर है कि गोल्ड के दाम में तेज उछाल देखने को मिला। चांदी में 3000 रुपए तक से भी ज्यादा की तेजी आई है। जी हाँ, सोने की आज की नई कीमतों की बात करें तो मंगलवार को सोने का भाव 816 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया। मतलब कल का रेट है ये, आज सराफा में लागू होगा, जो मतलब शुरुआत में जब बाजार खुलेंगे तो ये रेट रहेगा। और बाकी अभी सोने का नया रेट जो है वो चल रहा है 49,430 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है ना, 816 की बढ़ोतरी के बाद। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में तकरीबन 3063 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद चांदी का दाम 64,361 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट चल रहा है, क्या आंकड़े हैं। तो एक तो खबर देखिए दोस्तों, कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया का असर सामान्य मेडिकल व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोस्तों की कोविड-19 वैक्सीन प्रक्रिया का बेहद कम असर सामान्य मेडिकल व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है। इसके अलावा खबर है दोस्तों की मोलनुपीरावीर से जगी उम्मीद। यूएस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि 24 घंटे में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण। एक ऐसी दवा विकसित की गई है। मतलब दरअसल कोरोना वायरस के खात्मे के लिए विज्ञान दिन रात काम कर रहा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, राइट। लेकिन एक अच्छी खबर सामने आई है इसी कड़ी में। अब वैज्ञानिकों की शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसी दवा का पता लगाया जो महज 24 घंटों में ही कोरोना संक्रमण खत्म कर सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है, इस दवा का नाम है दोस्तों MK4482
MIDD2801 ये नाम की दवा कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। इस दवा को मोनुलपीरावीर के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा का पता लगाने का श्रेय जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का जाता है। और बाकी देखते हैं दोस्तों कि आखिर अब इस दवा को लेकर WHO का क्या बयान आता है और भी दुनिया के जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है और वैज्ञानिकों के प्रयोग में क्या नतीजे देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा जरूर अपडेट। और वाकई में अगर ये काम कर जाती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, राइट। भगवान करे पॉजिटिव रहे इसका सब कुछ रिजल्ट। और देखते हैं आगे क्या खबर आती है, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने की मोबाइल टेक्नोलॉजी की तारीफ और उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में भी होगा इसका इस्तेमाल। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए टीका जल्दी उपलब्ध होने की बढ़ती संभावनाओं के बीच कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान में मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम मोदी ने 3 दिन तक चलने वाली मोबाइल इंडिया कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अरबों डॉलर के लाभ को उनके सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी सफलता मिली है। तो दरअसल आपको पता होगा कोरोना महामारी की शुरुआत में ही आरोग्य सेतु करके ये ऐप लॉन्च किया गया था और अभी सरकार ने कुछ नया ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें आप वैक्सीन का ट्रैकर वगैरह रख पाते हो, तो ये भी अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में हवाई सेवाओं को 390 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मतलब एक डेटा के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में जो हवाई के क्षेत्र में जो नुकसान है वो 390 अरब डॉलर का रहा है ना। चलिए अगली खबर में दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देखिए कोरोना को लेकर देश में खबर है ठीक होने वालों का आंकड़ा 92 लाख के पार पहुंच चुका है। अब हर 100 मरीज में से 95 लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 95% तक पहुंच गया। तो ये वाकई में राहत की बात है। और बाकी डेटा आज का ये कह रहा है दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 97,35,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 3,77,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय हैं जिनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 92,14,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण। भारत में दोस्तों कुल इस वायरस से जान जाने वाले मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,41,000 से भी ज्यादा हो गया। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। आपको पता होगा कल ही भारत बंद था किसान आंदोलन को लेकर, तो आखिर भारत बंद का माहौल ज्यादा नहीं देखा गया, आंशिक रहा। कई जगहों पर बंद से बेपरवाह किसान खेती बाड़ी में भी व्यस्त नजर आए और कहा कि आंदोलन ही रास्ता नहीं है। इसके अलावा खबर ये भी चली दोस्तों की कृषि कानून पर फैसले का इंतजार है, गृह मंत्री से बातचीत में हल भी नहीं निकला। और बाकी आज केंद्र की एक मीटिंग होने वाली थी तो मीडिया रिपोर्ट ये भी चल रही कि उस मीटिंग को भी टाल दिया गया और किसान बोर्ड पर अब बैठक वगैरह भी करेंगे। हालांकि इस मीटिंग को टाला या नहीं टाला अभी तक कंफर्म अपडेट ऑफिशियल नहीं आ रहा है, तो देखते हैं सरकार और किसानों के बीच बातचीत या तो आज होती है या तो कल होती है, कब होती है और क्या फैसला आता है। क्या सरकार वाकई में कृषि कानूनों में कोई बड़ा बदलाव करती है या रद्द करती है और क्या कुछ अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर, ठीक है। और बाकी दोस्तों कल तो भारत बंद का आंशिक माहौल देखने को मिला, लेकिन आज भारत बंद को लेकर ऐसा कोई भी अपडेट या खबर नहीं आ रही है। ओके, तो आप टेंशन ना लें, सब कुछ कामकाज वैसे ही चालू रहेंगे जैसे जनरल डेज में रहते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करने के लिए साथ में आ चुके ICICI लोम्बार्ड और प्लम करके, तो ये दोनों ही इंश्योरेंस कंपनियां साथ में मिलकर के अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देगी, तो आपको अच्छे ऑफर्स और बढ़िया प्लान्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं ना। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर मैक्सवेल के खिलाफ युजवेंद्र चहल की एक गलती टीम इंडिया को भारी पड़ी है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर मैच को पलट दिया था। सिडनी में तीसरे T20 मुकाबले के दौरान उनकी एक गलती टीम इंडिया को भारी पड़ी और आखिरकार हमारी टीम इंडिया हार गई थी। और इसी बीच खबर यह भी दोस्तों की मैथ्यू वेड ने कई रिकॉर्ड्स किए अपने नाम, तो ग्लेन मैक्सवेल ने फिर से लोगों को चौंका भी दिया। भारत के खिलाफ तीसरे T20 मैच में सिडनी में कंगारू टीम के ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू वेड के द्वारा भारत के खिलाफ लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेली गई। वेड ने भारत के खिलाफ दूसरी T20 मैच में कप्तानी भी की थी, जो अच्छी पारी भी खेली थी। वहीं तीसरे मैच में फिंच की वापसी हुई, वो नहीं चल पाए, लेकिन वेड ने 80 रन की शानदार पारी टीम के लिए खेली है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा क्रिकेट स्कोर को लेकर भी जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली खबर में, तो देखिए एक राहत की बात है दोस्तों, पुरानी गाड़ियों के लिए अब आपको नहीं लगानी पड़ेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। इसको लेकर नया आदेश आ गया। आखिर नया आदेश क्या है, तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों, तो अगर आपने अपनी गाड़ी में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है ना, तो फिलहाल आपको चिंता या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 4 पहिया समेत यानी कि बाइक और कार समेत गाड़ी के मालिकों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा, क्योंकि परिवहन विभाग ने HSRP लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक दिया। और ऐसे में दोस्तों 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी निर्देश को वापस ले लिया गया। तो अब इसमें अगला आदेश जब तक आता ना, तब तक यूपी में अगर आपका भी 2019 से पहले का अगर वाहन रजिस्टर्ड है, तब आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए भागा नहीं फिरने की जरूरत है अभी, ठीक है ना। और बाकी गवर्नमेंट का अगर वापस ऑर्डर आ जाता है तो फिर तो लगानी है। और चलिए अगली खबर है, देखिए अब चीन ने भी डिजिटल स्ट्राइक किया, अमेरिका समेत दुनिया के 105 एप्स पर बैन लगा दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा भारत सरकार की तरफ से भी चाइनीज एप्स को बैन किया गया था। तकरीबन लगभग ऑल ओवर 200 के लगभग चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया, राइट। अब चीन भी दुनिया के दूसरे देशों के एप्स को बैन कर रहा है। हालांकि भारत को इससे कुछ
कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली खबर देखिए, दिल्ली कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया। अब इसमें कितना कुछ भत्ता बढ़ाया जाएगा तो इसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला है। और अगली खबर देखिए, बढ़ गई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेपाल ने इसकी घोषणा की है और कितनी बड़ी, तो दोस्तों करीब 1 मीटर ऊंची हो चुकी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अब इसकी हाइट जो है ना वो 8,848.86 मीटर हो चुकी है। जी हाँ, जनरल नॉलेज के लिहाज से भी इस बात को ध्यान में रखिएगा, डेटा यहाँ पर बदल चुका है। पहले भारत ने इसकी ऊंचाई को नापा था 1954 में, तब इसकी ऊंचाई 8848 मीटर बताई गई थी। हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं और वैज्ञानिक कई बार दावा कर चुके हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भूकंप की वजह से भी ऊंचाई पर इसका असर का अनुमान था। तो ये कुछ डेटा देखिए आप जीके के अकॉर्डिंग। चलिए बात करें अगली खबर में, तो राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ऐलान किया गया कि अब डार्क जोन में भी लगा सकेंगे ट्यूबवेल। दरअसल देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच गहलोत सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया और किसान संगठनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद की पूर्व संध्या के दौरान गहलोत सरकार ने अहम फैसला लगाते हुए प्रदेश में डार्क जोन में 2011 से ट्यूबवेल और कुएं खोदने पर रोक लगा रखी थी, तो उस फैसले को हटा दिया। अब प्रदेश भर में यानी कि राजस्थान राज्य में किसान भाई लोग, आम लोग सहित 5 कैटेगरी में ट्यूबवेल के लिए किसी भी जगह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये वाकई में राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ दोस्तों कुछ एजुकेशनल शिक्षा से संबंधित खबरें, जहां अपडेट देखिए। एक तो WBBSE यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, उसकी तरफ से अपडेट है कि 6वीं से 9वीं तक के छात्र होंगे बिना परीक्षा ही पास। महामारी के चलते 10वीं की भी चयन परीक्षा नहीं होगी। तो ये पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से फैसला है। और इसके अलावा खबर देखिए, CGSOS एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल फॉर्म आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर PDF जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। SOS.cg.nic.in ऑफिशियल पोर्टल है, तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट है कि हरियाणा पावर में निकली है 201 सरकारी नौकरियां। 8 जनवरी तक आप भी इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 8 जनवरी 2021 तक, ठीक है ना। 201 असिस्टेंट इंजीनियरिंग की भर्ती निकली है। इंजीनियरिंग की मतलब उच्चारण थोड़ा गलत हो गया। इसका भी ऑफिशियल अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं, PDF नोटिफिकेशन वगैरह। ओके, चलिए बात करें अगली खबर में, तो एक नया नियम है। नया नियम तो क्या बोले, अलर्ट आपके लिए समझिएगा। 31 दिसंबर से पहले अगर आप ये काम नहीं करते हो ना, तो फिर आपको 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कौन सा काम सिंपली आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप 31 दिसंबर तक भी आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तो ये लास्ट डेट है और उसके बाद भरोगे तो आपको लेट फीस के रूप में 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। और अगला अपडेट है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में गूगल और फेसबुक को अब न्यूज का भुगतान करना पड़ेगा। न्यूज फीड जो आता है ना गूगल और फेसबुक में, उसके लिए अब सरकार को पेड करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का नियम लागू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों केनरा बैंक की तरफ से अपडेट है कि केनरा बैंक ने लोन पर MCLR को 6.90% रखने का फैसला किया। तो ये केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए राहत की बात है अगर आप लोन वगैरह लेते हो तो, ठीक है ना। इसके अलावा केनरा ने हाल ही में आपको बताऊंगा FD की रेटों में बढ़ोतरी की थी, तो इससे भी केनरा बैंक में FD कराने वालों को भी फायदा मिलेगा और लोन लेने वालों को भी फायदा मिलेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर के तमाम अपडेट्स, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों अभी भारत में इंटरनेट सबसे ज्यादा किस कंपनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो जीत सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें कुछ भी हो सकता है, आपको गिव अवे के रूप में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आपको बताइए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि आप कोई भी काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।